ये बात है सन 1970 की। फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग एक बड़े ही सिंपल क्वेश्चन के आंसर की तलाश में थे। क्या ब्लैक होल्स का कोई टेम्परेचर होता है? यकीन मानिए, इस इकलौते सवाल ने हमारे ब्रह्मांड के कुछ रूढ़िवादी विचारों को ही बदल कर रख दिया। ये विचारधारा थी कि ये ब्रह्मांड अनंत और अमर है, इसका अंत नहीं होगा। लेकिन इस प्रश्न की खोज स्टीफन हॉकिंग को एक अलग ही दुनिया में ले गई, जहां से हमें ब्लैक होल की वर्किंग के बारे में और जानकारी मिली और ये कंक्लूजन निकलकर सामने आया कि ब्लैक होल्स भी एनर्जी रेडिएट करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ अपने अंदर समा लेने वाले ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे एनर्जी लूज करते जाएंगे और एक समय आएगा जब इस यूनिवर्स में सारे ब्लैक होल्स आखिरकार इवेपोरेट हो ही जाएंगे और इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस कंक्लूजन को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे कि अगर ब्लैक होल्स जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं वो तो बचनी चाहिए ना। बट वेट, ब्लैक होल्स एनर्जी रेडिएट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ब्लैक होल्स के बारे में तो हम सब ये जानते हैं कि इनका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनसे कोई चीज तो क्या, लाइट भी बाहर नहीं जा पाती। तो फिर रेडिएशन बाहर कैसे आ सकता है? वैसे उस रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन या फिर हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इसके अलावा आपने ब्लैक होल से हाई एनर्जी जेट्स निकलते हुए देखे होंगे कई जगहों पर, जिन्हें हम रिलेटिविस्टिक जेट्स भी कहते हैं। M87 सुपरमैसिव ब्लैक होल की वो पहली फेमस पिक्चर जिसमें ये एनर्जेटिक जेट्स हमें क्लियरली विजिबल हैं। तो ये सारी चीजें आखिरकार ब्लैक होल से कैसे निकल रही हैं? वैसे भी ब्लैक होल एक मिस्टीरियस और वियर्ड प्लेस है, तो क्या वहां पर हमारे विज्ञान की कहीं धज्जियां तो नहीं उड़ रही? नहीं तो ब्लैक होल से कोई भी चीज बाहर कैसे आ सकती है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्लैक होल को समझना होगा, इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले ब्लैक होल के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि सारी कंफ्यूजन की जड़ यहीं पर छिपी हुई है। तो सिंपली अगर हम विजुअलाइज करें कि एक ब्लैक होल होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि अगर स्पेस एम्प्टी है, स्पेस में अगर कुछ भी नहीं है, तो स्पेस का फैब्रिक एकदम फ्लैट होगा। अगर हम स्पेस में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो स्पेस में एक कर्वेचर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, स्पेस में पड़ने वाला कर्वेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि मास और कर्वेचर का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर स्पेस में कर्वेचर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वहां पर एक मैसिव बॉडी है। कर्वेचर कम है तो ऑब्जेक्ट का मास कम है, और अगर कर्वेचर है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट भी मासलेस है। अब हमें स्पेस, उसके कर्वेचर और मास का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। आप इसे रियल लाइफ में किसी क्रेटर की तरह या बड़े गड्ढे की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी गड्ढे के किनारे खड़े हैं और बाय चांस अगर आपका पैर फिसलता है तो आप लुढ़कते हुए उस गड्ढे के सेंटर की ओर बढ़ेंगे। स्पेस टाइम में इसी खिंचाव को ग्रेविटी कहते हैं। कर्वेचर जितना ज्यादा होगा, ग्रेविटी की इंटेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब मान लीजिए कि आप लुढ़कते हुए गड्ढे के बीचों बीच आ पहुंचे हैं, जिसका मतलब यह है कि आप कर्वेचर के सेंटर पर हैं, यानी कि एक मैसिव बॉडी पर लैंड कर चुके हैं। लेकिन अब अगर आपको उस गड्ढे से बाहर आना है, यानी कि किसी मैसिव बॉडी से बाहर निकलना है, उसकी मैसिव ग्रेविटी से बाहर आना है, तो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी और उसी एनर्जी को हम एस्केप एनर्जी या एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड कह देते हैं। इतना समझने के बाद आप ब्लैक होल को बेहतर इमेजिन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने स्पेस में एक जगह पर इतना मास रख दिया कि उससे स्पेस में जो कर्वेचर बना, यानी कि स्पेस में जो गड्ढा बना, वो इतना ज्यादा गहरा है कि उस ब्रह्मांड की सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। यानी कि लाइट में भी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उस कर्वेचर से बाहर निकल पाए। अब हम ये तो सब जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एक अल्टीमेट कॉस्मिक स्पीड लिमिट है, यानी कि कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास है वो इस स्पीड को अचीव नहीं कर सकता, और वो पार्टिकल जो मासलेस हैं वो स्पीड ऑफ लाइट तक ही जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज स्पेस में बने इस कर्वेचर से बाहर जा ही नहीं पाएगी। तो समझ लीजिए कि वहां पर एक ब्लैक होल फॉर्म हो चुका है, जिसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज्यादा है। लेकिन ब्लैक होल की भी अपनी लिमिट है। चलिए इसे भी हम अपने गड्ढे वाली एनालॉजी से समझते हैं। जब तक आप उस गड्ढे से दूर होते हैं
तब तक आप बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन जैसे ही आप एक ऐसे क्रिटिकल रीजन में चले जाते हैं जहां आपका पैर फिसल जाता है और आप उस गड्ढे में गिरते ही चले जाते हैं, उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। अगर आप एक बार इस रीजन में गिरते हैं तो नो मैटर आप कुछ भी कर लीजिए, आप ब्लैक होल के अंदर गिरते ही चले जाएंगे और अंत में सिंगुलैरिटी पर ही आकर रुकेंगे। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ब्लैक होल का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवेंट होराइजन से बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लैक होल की ग्रेविटी को एस्केप भी कर सकती हैं और ब्लैक होल में गिर भी सकती हैं, वो डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज पर। अब यहाँ से हमें इतना पता लग चुका है कि जो ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो फिर ब्लैक होल से मैटर और रेडिएशन कैसे रिलीज होता है? तो इसके लिए आप अपने आप को एक पार्टिकल के रूप में इमेजिन कीजिए जो कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर ही है। ऑब्वियसली क्योंकि आप ब्लैक होल के पास हो तो ब्लैक होल की ग्रेविटी आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस कर देगी। आप जितना ब्लैक होल के नजदीक जाएंगे आपकी स्पीड भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। बस जब तक आप इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप ब्लैक होल में नहीं गिरेंगे। अब आपके साथ बहुत सारे पार्टिकल्स आपकी ही तरह ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहे हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर रहे होंगे। ब्लैक होल के ऑर्बिट में बनी इस डिस्क को एक्रेजन डिस्क कहा जाता है। एक्रेजन डिस्क का मंजर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। फ्रिक्शन की वजह से पूरी डिस्क हीट अप हो जाती है और इसी हीट की वजह से उस एक्रेजन डिस्क से रेडिएशन एमिट होता है। इस रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। तो असल में जो रेडिएशन है वो ब्लैक होल के अंदर से नहीं बल्कि इवेंट होराइजन के बाहर जो मैटर है वहां से एमिट हो रहा होता है। तो एक कंफ्यूजन तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। हालांकि एक्रेजन डिस्क में जो मैटर है उसमें से कुछ मैटर उसके बाद भी एनर्जी लूज कर देता है और इवेंट होराइजन में अंदर चला जाता है, जिससे वो मैटर सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाता है और ब्लैक होल का मास इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा भी ब्लैक होल के आसपास बहुत कुछ चल रहा होता है। एक्रेजन डिस्क में बहुत से चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं और इन्हीं के डायनेमिक्स की वजह से ब्लैक होल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जो फिर आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को एक स्पेशल हेलिक्स शेप में एक्सेलरेट करता है। ये एक्सेलरेशन लाइट की स्पीड से होता है और इसी को हम रिलेटिविस्टिक जेट्स कह देते हैं। ये बहुत ब्राइट होते हैं और स्पेस में बहुत दूर से देखे जा सकते हैं। एक गैलेक्सी है सेंटरस ए जिसके सेंट्रल ब्लैक होल से दोनों डायरेक्शन में ये जेट्स निकल रही हैं। वहीं M87 से सिंगल डायरेक्शन में इसे निकलते देखा गया है। पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जेट्स और इनमें स्टोर जितनी भी एनर्जी है वो ब्लैक होल से नहीं निकलती बल्कि उसके आसपास एक्रेजन डिस्क में ऑर्बिट कर रहे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स की वजह से है। वहाँ पर भी ब्लैक होल से कुछ बाहर नहीं आ रहा और ना ही आ सकता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इवेंट होराइजन के बाहर एक्रेजन डिस्क में मौजूद पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करती है। जहां पर पार्टिकल्स फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से गर्म हो जाते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं जिनसे उसमें इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और फिर यही मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर देता है। बस यही सिंपल फंडा है रिलेटिविस्टिक जेट्स का। चलिए अब बात करते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड हॉकिंग रेडिएशन की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर हम इसे सिंपल वे में समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि अगर हम स्पेस के फैब्रिक से सारी चीजें हटा दें, ब्लैक होल को भी, तो वो स्पेस एक फ्लैट वैक्यूम सरफेस बन जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि मास स्पेस के फैब्रिक को कर्व करता है। तो अगर हम एक पॉइंट पर एक ब्लैक होल को रखते हैं तो वहां का स्पेस ऑब्वियसली कर्व हो जाएगा। एक इवेंट होराइजन बनेगा और वहां के आसपास का जो स्पेस है वो यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज पर गवर्न होगा। अब इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ब्लैक होल के आसपास के एक बड़े रीजन से रेडिएशन एमिट होना शुरू होगा जो कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा और ये हर दिशा में निकलेगा। इसी रेडिएशन को हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। तो अब ये रेडिएशन कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि हमने तो एज्यूम किया है कि स्पेस में ब्लैक होल के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो रेडिएशन ऑब्वियसली ब्लैक होल के अंदर से ही निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो इवेंट होराइजन के बाहर भी कुछ नहीं है। उस रेडिएशन में जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो ब्लैक होल के मास से ही आनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि ब्लैक होल से तो कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती, तो फिर हॉकिंग रेडिएशन ये कैसे बाहर आ सकता है और इसे कैसे प्रूव किया जाए। अगर हम आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन E=mc² को देखें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हॉकिंग रेडिएशन के हर एक क्वांटम ऑफ एनर्जी यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी से E अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, तो इससे ब्लैक होल m अमाउंट ऑफ मास को लूज करेगा। लेकिन ये होगा कैसे, इस पूरे प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होगा, आइए जानते हैं। इसका सबसे पहला और कॉमन सिंपल एक्सप्लेनेशन हॉकिंग ने ही दिया था, लेकिन ये वैज्ञानिकों को सेटिस्फाई तो नहीं कर पाया, पर ये हमें एनर्जी को विजुलाइज करने का एक नया तरीका दे गया। तो ये एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। जब स्पेस खाली होता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो 0 पॉइंट एनर्जी होती है, जिसकी वैल्यू नॉन जीरो पॉजिटिव होती है। अब बेशक स्पेस एम्प्टी है यानी कि खाली है, लेकिन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से हम इसे एम्प्टी ट्रीट नहीं कर सकते। हमें कुछ चाहिए वहां पर जो उस एनर्जी को ऑक्युपाई कर सके या फिर उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि स्पेस में जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली पहले से ही पॉजिटिव है। और जब आप इस फैक्ट को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ कंबाइन करते हैं तो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है, जिसमें होता यह है कि उस एम्प्टी स्पेस में मैटर और एंटी मैटर के पेयर्स लगातार एग्जिस्टेंस में आते रहते हैं। वो बहुत कम समय के लिए रहते हैं और फिर एक दूसरे में मिलकर खत्म हो जाते हैं और स्पेस फिर से एम्प्टी हो जाता है। ये प्रोसेस स्पेस में हर जगह एक मैसिव स्केल पर चलती रहती है। अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि यही प्रोसेस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर चल रही होगी। खाली स्पेस में से अचानक से दो पार्टिकल्स निकले, एक मैटर और दूसरा एंटी मैटर। ये समझिए कि एक पार्टिकल है तो दूसरा एंटी पार्टिकल है, एक के पास पॉजिटिव एनर्जी है तो दूसरे के पास नेगेटिव एनर्जी है। अब एक मेंबर तो इवेंट होराइजन को एस्केप कर जाता है जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी है, और दूसरा पार्टिकल जो कि नेगेटिव एनर्जी कैरी करता है वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है, जो कि ब्लैक होल के मास को कम कर देगा। तो ये एक्सप्लेनेशन हॉकिंग ने सजेस्ट की थी, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन वर्चुअल पार्टिकल्स के लिए थी जिन्हें हम फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और हॉकिंग रेडिएशन में फोटॉन्स रिलीज होते हैं, तो मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स को लेकर कॉन्सेप्चुअलाइज करना सही नहीं था। और सबसे जरूरी, जैसा कि हमने हॉकिंग रेडिएशन के केस में पहले बताया था कि ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से नहीं बल्कि उसके आसपास के एक बड़े एरिया से रिलीज होता है। लेकिन अगर फिर भी आप इस एक्सप्लेनेशन के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग कंडीशंस पर सोचना होगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पॉजिटिव पार्टिकल हमेशा ही इवेंट होराइजन को एस्केप कर जाएगा और नेगेटिव पार्टिकल हमेशा ही ब्लैक होल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। नंबर 1, आउट पेयर्स, जिसमें दोनों ही पार्टिकल्स ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करेंगे और एक दूसरे को एनायोलेट करके खत्म कर देंगे। नंबर 2, आउट इन पेयर्स, इसमें पार्टिकल इवेंट होराइजन को एस्केप कर जाता है और एंटी पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। नंबर 3, इन आउट पेयर्स, इसमें पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाता है और एंटी पार्टिकल इवेंट होराइजन को एस्केप कर जाता है। और नंबर 4, इन पेयर्स, इसमें दोनों ही पार्टिकल्स इवेंट होराइजन के अंदर चले जाते हैं। इन चारों सिनेरियोज में 2 ही कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर फोटोन रिलीज हो सकता है, और वो हैं इन आउट और आउट इन पेयर्स के इंटरेक्शन से। अब जो एनर्जी उन पार्टिकल से फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज होती है वो कहीं से तो आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि फ्रॉम नथिंग कोई एक पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया और उसने एनर्जी रिलीज कर दी, और वो एनर्जी डायरेक्ट ब्लैक होल के अंदर से तो आएगी नहीं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ब्लैक होल के अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था, और वो था कि कर्वेचर और मास एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और कर्वेचर ही ब्लैक होल को बाहर के फिजिकल वर्ल्ड से लिंक करता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारी इस प्रॉब्लम में यहाँ पर काम आने वाला है। तो वो जो मिसिंग एनर्जी है वो आएगी स्पेस के कर्वेचर से। अब जैसे ही कर्वेचर घटेगा, क्योंकि उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जा चुकी है, वैसे ही सेंट्रल ब्लैक होल का मास कम हो जाएगा, और ऐसे ही करते करते बहुत स्लो प्रोसेस में एक पूरा का पूरा ब्लैक होल ही गायब हो जाएगा। तो ये तो थी हॉकिंग की एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहाँ पर भी रेडिएशन ब्लैक होल के अंदर से नहीं निकला, बल्कि इवेंट होराइजन के बाहर बन रहे पार्टिकल से रिलीज हुआ है।
और उसके बदले में जो एनर्जी लूज हुई वो स्पेस टाइम के कर्वेचर से हुई है और उसने ब्लैक होल के मास को कम कर दिया। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन सभी को पसंद नहीं आया, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि स्पेस टाइम फैब्रिक क्वांटम लेवल पर हाईली कर्व्ड रीजन्स में कैसे काम करता है, और वो भी स्पेशली ब्लैक होल के पास। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी के पास इसके कुछ आंसर्स मौजूद हैं। कर्व्ड स्पेस में क्वांटम फील्ड थ्योरी की कैलकुलेशंस ने बड़े ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हमारे सामने रखे कि ये जो थर्मल और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से एमिट हो रहा है, वो इवेंट होराइजन के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे कि इवेंट होराइजन जितना ज्यादा छोटा होगा, वहाँ पर स्पेस का कर्व उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा कर्वेचर होगा, हॉकिंग रेडिएशन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी हॉकिंग रेडिएशन का रेट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जैसे जैसे टाइम पास होगा, हॉकिंग रेडिएशन से उसका मास कम होता जाएगा और वो छोटा होता जाएगा। जैसे ही ब्लैक होल श्रिंक होगा, उसका मास कम होगा और ये प्रोसेस और ज्यादा स्लो होती जाएगी और अंत में ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाएगा। हमारे सूरज जितने मास वाले ब्लैक होल को इवेपोरेट होने में 10⁻�67 ईयर्स लग जाएंगे। मिल्की वे के सेंट्रल ब्लैक होल को इवेपोरेट होने में 10⁻87 ईयर्स लग जाएंगे और यूनिवर्स के सबसे बड़े ब्लैक होल को 10⁻103 ईयर्स का टाइम लगेगा इवेपोरेट होने में, और तब तक इस यूनिवर्स का हर एक स्टार मर जाएगा। पार्टिकल्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर चले जाएंगे, यानी कि हमारा पूरा यूनिवर्स तब तक मर चुका होगा। ये पूरा यूनिवर्स अपनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने की ताकत खो चुका होगा। अब इसकी आखिरी जो एनर्जी होगी वो बस इन ब्लैक होल्स में ही बची होगी। जब जब ब्लैक होल अपनी फाइनल स्टेज पर होंगे, इनमें से एक कॉस्मिक बर्स्ट होगा जो बिल्कुल किसी बिग बैंग के जैसा ही होगा, और तब ब्लैक होल के अंदर से कोई चीज आखिरकार बाहर आएगी। जो रोशनी इसमें आज कैद हुई है, वो तब इस मरघट बन चुके ब्रह्मांड को रोशन करने का प्रयास करेगी। दोस्तों, आशा है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो में कोई डाउट है या हमारी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।